हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 21st क्वेश्चन करेंगे। 24 सितंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसके 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन में से मतलब डीआई और आरसी मैंने स्किप कर दिया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज 21st क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो 21st क्वेश्चन में हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो चलिए देखते हैं। अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब एक मैन है जिसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। फ्रॉम लोकेशन ए टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 1 आवर, मतलब वो ईस्ट से 1 किलोमीटर घंटा चलता है। ठीक है, 1 किलोमीटर चला, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। और चला कितना है, 1 घंटा चला है। ठीक है। अच्छा, पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहाँ है। तो नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ हमारा नीचे होता है। नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे ही होगा। ये हमारा वेस्ट होता है और इधर हमारा ईस्ट होता है। पता चल गया ईस्ट किधर है, ईस्ट हमारा ये है। ठीक है, तो वो किधर चला है, वो इधर चला है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये ए है, ए से हमारा ये इधर चला है। कितना चला है, 3 किलोमीटर चला है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने कुछ अपनी साइड से नहीं लगाया है कि आप पूछो कि ये कहाँ से आया। तो ये देखिए, ये 3 किलोमीटर ऊपर दिया हुआ है। फिर वो कितना चला है, 1 आवर चला है। ये 1 आवर भी दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। और हमारा 3 × 1 = 3। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एंड देन टर्निंग, उसने टर्न लिया लेफ्ट, ये लिखा हुआ है, लेफ्ट लिया टर्न। और उसकी जो स्पीड थी जब उसने लेफ्ट टर्न लिया 1.5 किलोमीटर आर थी। 1.5 किलोमीटर आर थी, मतलब वो लेफ्ट चला। और 6 आवर्स, मतलब 1 किलोमीटर आर तो उसकी क्या थी, स्पीड। और कितने घंटे चला, 6 घंटे चला। टूवर्ड्स नॉर्थ टू अ लोकेशन बी, आपको लेफ्ट वैसे भी ऊपर हो रहा है और यहाँ पर बताया हुआ भी है कि नॉर्थ, मतलब लोकेशन बी उसकी नॉर्थ में थी। तो यहाँ पे हुआ, ये हमारा बी हो गया। और कितना चला है वो, ये देखो, 1.5 किलोमीटर घंटा की स्पीड थी उसकी। 1.5 किलोमीटर आर उसकी स्पीड थी और 6 घंटे वो चला था। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30, 0 3 कैरी, 6 × 1 = 6, 9 किलोमीटर आ गया, क्योंकि इस पॉइंट का और जीरो का कोई मतलब नहीं है। 9 किलोमीटर हमारा आ गया। अच्छा, फिर आगे क्या पूछ रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ए एंड बी, मतलब सबसे जो कम वाली डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, वो बताओ आप। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमको, क्योंकि अगर ए यहाँ से चला है, यहाँ ए हमारा यहाँ से चला है, तो यहाँ से अगर ऐसे जाएगा डायरेक्ट तो वो बी तक जल्दी पहुँच जाएगा। तो हमें इसको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट में करते हैं हम। जब हमारा ये ट्राइंगल हो जाता है तो हम उसको स्क्वायर रूट में करते हैं। तो 3 की 2 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 × 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9। ये हमारा स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। 81 और प्लस 9 हमारा 90 आ गया। ठीक है। जब 90 की हमने स्क्वायर रूट निकाली तो हमारा 9.48 आएगा। ठीक है। 90 की क्या निकाली हमने, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। तो 90 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमारा 9.48 आए। आप करके देख लेना, आपको जिसको नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट कर दे। मैं इसके ऊपर, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वालों के लिए भी मैंने इसमें, क्योंकि ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, तो इस वजह से मैंने हिंदी वालों के लिए ये मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूड नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथमेटिकल रीजनिंग का है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10.0 सेंटीमीटर इज चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स साइड्स बाय 1.0%, मतलब एक क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, बट उसको 1.0% उसकी साइड इंक्रीज करके चेंज कर दिया गया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स, मतलब उस क्यूब्स की जो परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज हुई होगी। हिंदी में बता दूं, एक जो मतलब एक आयतन का, एक घन का आयतन है, उसकी जो भुजा है, भुजा मतलब क्यूब से 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और उसको बढ़ा दिया है 1.0% से, तो उसकी इंक्रीज हुई मतलब बढ़ी हुई परसेंटेज पूछिए कि कितनी उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो क्यूब की साइड, जो एक शॉर्टकट बता देती हूँ, पहले शॉर्टकट से करेंगे फिर मैं लॉन्ग मेथड भी बता दूंगी। तो क्यूब की साइड कितनी है, 10.0, तो हमने यहाँ लिख ली। ठीक है। क्यूब है, ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। फिर 1.0% से वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। 10 को जब हमने 10 × 10 ऐसे ही होगा हमारा, क्योंकि ये जीरो बाद में लग रही है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है। तो 10 को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारा 1000 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसकी परसेंटेज 1.0 है। 10 की 1.0 परसेंटेज क्या होगी? 0.1 हो गया, 0.1 हो गया। जब हमने इसको किया तो हमारा क्या आएगा? इज इक्वल टू 0.1 को 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.3 आएगा, बिल्कुल आएगा, 0.3 आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.3। तो हमारा आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या किया? 10 की क्यूब निकाला, तो 10 को जब हमने क्यूब में मतलब किया उसको, तो वो हमारा 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 आ जाएगा। फिर हमने उसकी परसेंटेज की क्यूब निकाला। पहले हमने 10 की 1% निकाला। 10 का 1% आपको समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ये 10 है, इसकी हमें कितनी निकालनी है? 1% निकालना है, ये 1 है, ये हमारा 100 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 1/10 आ गया। ठीक है, 1/10 आ गया। अब इस 1 को 10 से हमने डिवाइड किया, ये अंदर रखा 1, ये हमने 10 लिया, तो ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये हो गया, पॉइंट आ गया, 1 पे गया, तो ये हमारा परसेंटेज 0.1 ऐसे आई। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार दोबारा समझा देती हूँ, ये डिलीट कर देती हूँ। हमारे पास क्या है? क्यूब है। क्यूब का हमारा ऐसा होगा, 10 की 3 होता है हमारे क्यूब, जैसे 2 की 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर हमारा क्या है? 0.10% इसका निकालना है। तो 0.0% कैसे निकालेंगे? ये 10 है हमारा, 10 का ही 0%, 1.0% निकलेगा, तो ये हमारा 10 है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट 3% निकाल लीजिए, या फिर आप 0.1% निकालिए, मतलब सॉरी 1% निकालिए। तो मैं 1% निकाल रही हूँ, 10 का 1%, ये जीरो से ये जीरो कट गई, हमारा 1/10 आया। ठीक है, 1/10 को जब हमने 1 को, हमें ऊपर वाला जो होता है ना हमारा, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम अंदर रखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो उसको हमने डिवाइड किया, 1 जा रहा है, नहीं जा रहा है 10 से, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा, फिर यहाँ पे पॉइंट लग गया, 10 1 जा 10, तो 1 जहाँ पे जा रहा है हमारा क्या आ गया? 10 का 1% क्या होगा? 0.1% होगा। ठीक है, तो ये हमारा 0.1% यहाँ आ गया, और इसको भी हमने क्यूब में कर दिया। ठीक है, फिर हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 × 10 इधर हमने, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब ये 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, फिर इसको 10, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे यहाँ 1000 आया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 0.3 आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है? 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1000 यहाँ पे 1000 किया, यहाँ हमने 100 किया, इसका पॉइंट हमने निकाल दिया और यहाँ पे एक 0 लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 कर दिया, 1000 से 1000 कट गया, 3% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी था, बहुत ईजी था। चलिए अब लॉन्ग मेथड से करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो हमारे क्या है? 10.0 है, 10.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्यूब का, और चेंज कितने से हो रही है? चेंज हो रही है 1.0 से। इसका हमने परसेंटेज निकाला, मैंने निकालना सिखाया था ना आपको। 10 का 1% कैसे निकालते हैं? 10 × 1/100 अपॉन में 100, 0 से 0 होगी, 1/10 आ गया। इसको इससे जब हमने डिवाइड किया तो हमारा 0.1 आ गया। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आएगा? जब हमने 10 का परसेंटेज निकाला तो हमारा क्या आया? 0.1 आया, तो यहाँ पर इसका इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, जब हमने 10 का 1% निकाल के हमारा 0.1 आ गया, तो फिर ये 10.0 प्लस 0.1, ठीक है, प्लस कर देना है। क्या आएगा हमारा? 10.1, यही आएगा हमें प्लस करके। ठीक है, अब इसकी क्यूब निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे करना है? ऐसे होगा 10
0.1 मल्टीप्लाई 10, 0.1 मल्टीप्लाई 10, 0.1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1030.301, ठीक है, सेंटीमीटर आएगा, ये आ गया हमारा। अभी हमारा क्या था, ये 10 था, 10 की क्यूब निकालेंगे, 10 की क्यूब निकालेंगे, 10 की क्यूब यहीं पे निकालनी थी हमें, 10 की क्यूब मैंने बताया था ना 1000 आया था, ये 10 की क्यूब निकाल ली, 10 की क्यूब हमारी 1000 आ गई, ठीक है। इसको इसमें से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 1030.301 मतलब जो इंक्रीज हमारी हुई है उसमें से हमने जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी 10 की, उसकी क्यूब को हमने इसमें से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 30.301, ठीक है, तो ये मिला हमें। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या होगा, 30 किस में से निकालनी है, 1000 में से ही निकालनी है ना हमें भाई। ये जो हमारा आया ये तो इंक्रीज हुआ आया, और आया किस में से, 1000 में से, तो पेन दूसरा ले लेती हूँ, तो यहाँ 1030.301 मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा, 0 से ये 0 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे हमने कट किया, तो हमारा 10 3 जा ये आया 3.3 आया, ठीक है, 3.03 आया हमारा, तो 3.303 कितना हो गया, 3% के आसपास हो गया हमारा, तो यहाँ से हमारा 3% हो गया, ठीक है। आप वैसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है, 3.03 आया हमारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2, 10, 30, 68 x, वट इज द टर्म x, मतलब x की जगह क्या आएगा ये पूछा है, तो 2 कैसे आ रहा है हमारा, 1 की 3 प्लस 1, तो 2 आ रहा है, 1 3 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 की 3 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 आ रहा है हमारा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 प्लस 3 9, नहीं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 3, तो हमारा क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 4 3 जा प्लस 4 मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 4, तो हमारा क्या आ रहा है 68 आ रहा है, ठीक है। अभी 25 3 जा प्लस 5 3 जा प्लस 5, तो 5 5 जा 25, 5 25 5 जा 125, 125 प्लस 5, तो हमारा क्या आएगा 130 आएगा, 130 हमारा आंसर है, 130 हमारा फर्स्ट में ही है, तो यहाँ से हमारा 130 आंसर हो गया। A household incurs a certain expenditure of the consumption of a commodity in a given month, मतलब एक परिवार है, उसमें क्या है कि एक माह में एक वस्तु के उपयोग का व्यय होता है, मतलब खर्च होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड, यदि वस्तु की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो बाय 20%, मतलब 20% से, एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब उसका उपयोग 20% बढ़ जाए, व्हाट विल बी द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब उस घर का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज, उसकी नेट परसेंटेज क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 20% हो गया, ठीक है, डिक्रीज हुई है 100 माइनस 20 80 आ गया हमारा, 80% हो गया, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज हुआ कंजप्शन 20%, तो कंजप्शन जो इंक्रीज हुआ है वो इस पे हुआ है ना 80% पे, तो 80% का हमने क्या निकाल लिया 20% निकाल लिया, क्या हुआ 16 आ गया, 16 आ गया,
ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, 16 आ गया, तो इस कंजप्शन में हमने ये 16 प्लस कर दिया, तब हमारा पता चलेगी ना, हमारा सॉरी जो ये 80% है इसमें हमने 16 कंजप्शन प्लस कर दिया, ये कंजप्शन है 16, तो हमारा 96 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्राइस था जो डिक्रीज हुए थे 80% आ गया, तो उसमें हमने कंजप्शन को प्लस कर दिया 16, तो हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। इसको 100%, ये 96% ही आया ना, क्योंकि हमने ये 16% ही तो निकाला है। ठीक है, 80 का 20% क्या होगा, 16 होगा, तो 96 हमारा परसेंटेज आया ना, तो 100 में से हमने 96 जब हमने माइनस कर दिया तो हमारा क्या आया, 4%। ठीक है, 4% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो था इजी मेथड। एक लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो कॉमोडिटी का प्राइस था, मतलब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी मान लेते हैं हम x, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x। ठीक है, और उसका जो कंजप्शन हम मान लेते हैं y, कंजप्शन y। ठीक है, तो x क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू x हमारा क्या है, 100 में से जब हमने 20 को माइनस किया हमारा 80 आया, 100 माइनस 20 80 हो गया। ठीक है, 80/100 कर सकते हैं, कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, फिर 2 4 ज़ा 8, 4 आई, 2 5 ज़ा 10, 4/5 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, 4x हो गया, x हमारा क्या निकला, 4/5। ठीक है, x आ गया, x समझ में आ गया आपको, x हमारा 4/5 है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ x हमारा आ गया 4/5। अभी हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y इज इक्वल टू, y क्या है हमारा, इंक्रीज हुआ है ना, पहले डिक्रीज हुआ था तो हमने 80 कर लिया था 100, अभी हमें क्या है, इंक्रीज हुआ है, ये हमारा इंक्रीज हुआ है, तो हमने 100 में 20 प्लस कर लिया, 120 हो गया। 120/100 कर सकते हैं, उसमें हमने 80/100 किया था, यहाँ हम 120/100 कर रहे हैं, 0 से 0 कट गया, कट गया। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो y हमारा क्या आ गया, y हमारा आ गया 6/5। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसमें हमने क्या किया, डिक्रीज हो रहा था तो 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80/100 किया और उसको कट कर दिया। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो 100 में हमने 20 प्लस कर दिया, 120/100 कर दिया, तो 6/5 आ गया। ठीक है, इसको इरेज करती हूँ। आगे चलते हैं, फिर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, कितना हो गया, 4x/5 मल्टीप्लाई 6y/5। ठीक है, तो 6 4 जा कितना हो गया, 24xy हो गया, 24xy/25 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इज इक्वल टू, डिफरेंस देखना है वे में, मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसमें डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, 24xy/25 माइनस xy। ठीक है, सो 24 जब हमने इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 लगा देते हैं हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 24xy माइनस, इसको इससे करेंगे 25x आ जाएगा, 25xy इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। 25 में से 24xy माइनस किया तो हमारा xy आया, एक xy बचा ना, एक xy/25। तो अभी तक हमारा क्या बचा है, -xy/25 बचा है। ठीक है, तो ये मैं इरेज करती हूँ।
इतनी कहानी के बाद करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है सिर्फ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हमारा 25। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक्स वाई निकालना है। तो 1/25 बाय 100, 25 4 ज़ा 100, 4%। ठीक है, इतनी कहानी करने के बाद 4% आया है, वो जब भी आ गया तो आप देख लेना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है। तो यहाँ हमारा 4% आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज आ गई है। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ ACF EGI II KN OPT OQT। तो ए, ये हमारा ए है और ई का डिफरेंस कितना है, ए के बाद ए हमारा 1 है, प्लस में हमने 4 किया तब हमारा ई आएगा, 5 पे आता है नहीं, ABCDE, ई हमारा 5 पे आता है। फिर 5 में जब हमने 4 प्लस किया तो हमारा 9 आया, 9 हमारा आई 9 पे आता है, ABCDEFGHI। तो देख लेना 9 पे हमारा आई आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 9 इसमें 4 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, फिर ओ देखते हैं, IMNO ABCDEFGHI IJKLMNO, मतलब आई और ओ के बीच डिफरेंस कितना है, 6 का है। जब हम 9 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा 15 आएगा, 15 पे हमारा ओ आता है। तो पहले क्या हो रहा था, 4 प्लस हो रहा था, फिर 6 प्लस हो गया, अभी फिर 6 प्लस होगा, तो 6 प्लस होगा तो हमारा क्या आएगा, यू। तो यू कहाँ है, क्योंकि 15 और 6 हमारा कितना हो गया, 21 हो गया, 21 में यू आता है। तो यू हमारा कहाँ है, यू हमारा यहाँ पे, यू हमारे यहाँ पे, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सी के बाद जी में 4 प्लस किया तो जी आ गया, 4 प्लस GHI के में 4 प्लस किया, जी में 4 प्लस किया तो हमारा के आ गया, KMLMNOPQ, फिर 6 प्लस किया तो क्यू आया। तो अब 6 प्लस होंगे फिर से क्यू में, क्यू हो गया, QRSTUVW, तो डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू हमारा कहाँ है, डब्ल्यू हमारा 4 में है, तो यहाँ से हमारा 4 आंसर राइट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। UW फिर जेड हो जाएगा। ठीक है, UW जेड। तो यहीं पे क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, जहाँ आंसर आ रहा है वहीं छोड़ दो और आगे का क्वेश्चन करो। तो यहाँ से UW जेड हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू प्रोपोजिशन दी हुई हैं, ऑल फिलोसफर्स आर फॉलेबल। तो जो फिलोसफर्स हैं वो क्या हैं, फॉलेबल हैं, एंड सोक्रेट्स इज नॉट फॉलेबल। मतलब जो जितने भी फिलोसफर्स हैं वो सब क्या है, भ्रमशील हैं, और जो सोक्रेट्स हैं वो भ्रमशील नहीं है। यहाँ पर फिर नीचे क्या है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दी हुई है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसमें से करेक्ट आंसर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है ये ऐसे होता है, यहाँ हमारी ऑल वाली स्टेटमेंट आती है, ये हमारी नो वाली होती है, ये हमारी सम वाली होती है, और ये हमारी सम नॉट वाली होती है। ठीक है, वैसे तो ये नो वाली स्टेटमेंट है, बट जब सोक्रेट्स इज नॉट फॉलेबल वाली जो स्टेटमेंट होती है, मतलब आगे क्या है कि हमारा ऑल जो मतलब ये जो सोक्रेट्स है इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ऑल ही हो जाएगा, ये हमारा ऑल कंसीडर होता है। ठीक है, अगर सोक्रेट्स के आगे सम या सम नॉट कुछ नहीं है तो वो हमारा ऑल कंसीडर होता है। अगर ये इसका, तो फिर ये पूरी जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, ऑल सोक्रेट्स इज नॉट फॉलेबल। तो ये क्या होनी चाहिए, नो वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, बट इसको जो NTA है, UGC नेट है, वो कंसीडर करते हैं सम नॉट। ठीक है, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी सम नॉट हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली ऑल प्लेस पर वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी ऑल वाली हो जाएगी। तो ये हमारा जो रिलेशन बना रहा है ये ऐसे बना रहा है। तो ये वाला रिलेशन जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है उसमें या तो ये रिलेशन बनता है या फिर ये रिलेशन बनता है। तो ये रिलेशन बन रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया।
मैं फिर बता देती हूँ, सोक्रेट्स इज नॉट फॉलेबल जो स्टेटमेंट है वो नो वाली स्टेटमेंट है, बट सोक्रेट्स के आगे कुछ नहीं लगा है, इसलिए इसको हम ऑल कंसीडर करके चलते हैं। तो जो पूरी स्टेटमेंट होगी ऑल सोक्रेट्स इज नॉट फॉलेबल होगी। इस वजह से जो एनटीए इस स्टेटमेंट को कंसीडर करता है वो सम नॉट कंसीडर करता है। इस वजह से जो हमारा रिलेशन बना ऑल वाले में और सम नॉट वाले में वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। कुछ बच्चों को ये कॉन्ट्रैरी लग रहा होगा ऑल और नो के बीच में, बट ऑल और नो के बीच में ये नहीं है। ऑल के साथ अगर नॉट लगा होता है और सोक्रेट्स के आगे कुछ नहीं लगा होता है, जैसे हॉर्स के आगे अगर कुछ नहीं लगा होगा, हॉर्स इज नॉट रन, तो वो भी हमारा ऑल में कंसिडर होगा। ऑल हॉर्स इज नॉट रन, ठीक है, आर नॉट रन। तो इसमें क्या है कि वो वाली जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो सम नॉट कंसीडर करते हैं ये एनटीए यूजीसी नेट वाले। इस वजह से जो रिलेशन बना ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी बना, तो यहाँ से जो आंसर होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ये हिंदी वालों के लिए है। नीचे दिए तर्क वाक्य दिए गए हैं, मतलब नीचे तर्क वाक्य दिए गए हैं, सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, सुकरात भ्रमशील नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसके आगे सभी लगा देंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं। फिर सभी भ्रमशील नहीं है ये स्टेटमेंट हो जाएगी, और जो एनटीए है वो सभी के साथ अगर नहीं लगा है तो उसको सम नॉट वाली स्टेटमेंट कंसीडर करता है। और हमारी जो स्क्वेयर ऑफ अपोजिशन है सम नॉट वाली जो हमारी होती है वो विरोधाभासी वाली स्टेटमेंट होती है। इस वजह से जो आंसर होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस इन, मतलब कैटेगरी पूछिए इसमें कि कौन सी कैटेगरी की प्रोपोजिशंस है ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है। तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो ये हमारी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेगेटिव कौन सी होती है, अगर नॉट लगा होता तो वो हमारी नेगेटिव होती, यूनिवर्सल नेगेटिव होती। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव कौन सी होती है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव होती है सम वाली, ठीक है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव सम वाली होती है। और पार्टिकुलर नेगेटिव कौन सी होती है, सम नॉट वाली होती है, ठीक है। जिसमें नो नहीं लगा होता है वो हमारी यूनिवर्सल अफर्मेटिव होती है, जिसमें नो लगा होता है वो यूनिवर्सल नेगेटिव होती है, जिसमें सम लगा होता है वो पार्टिकुलर अफर्मेटिव होती है, और जिसमें सम नॉट लगा होता है वो हमारी पार्टिकुलर नेगेटिव होती है। सो यहाँ से जो आंसर राइट हो गया वो हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नीचे एक तर्क वाक्य दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकीय निरपेक्ष तर्क वाक्य है, तो ये है सार्वभौम विध्यात्मक, ठीक है, सार्वभौम विध्यात्मक। जो जिसमें क्या है कि नहीं वाला नहीं होता है वो हमारा सार्वभौम विध्यात्मक होता है, जिसमें नहीं होता है वो हमारा सार्वभौम मतलब नेगेटिव होता है, और ये जो कुछ वाला होता है वो हमारा विशिष्ट विध्यात्मक होता है, और जो कुछ नहीं वाला होता है वो विशिष्ट हमारा नेगेटिव होता है। ये हमारा इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड बाय वैशिका फिलोसफी, वैशिका फिलोसफी से ने कौन से प्रमाण को क्या है कि एक्सेप्ट किया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमाना, अर्थपति, अनुपलब्धि, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो वैशिका है उसने प्रत्यक्ष और अनुमान को एक्सेप्ट किया है और बाकी सब को क्या है कि अनएक्सेप्ट किया है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा ए एंड बी राइट हो जाएगा। सो आप पढ़ना चाहोगे इंडियन लॉजिक कि किस किस ने कौन कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, किस किस ने नहीं किया है। चलो मैं एक बार पढ़ा ही देती हूँ। तो जो एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन टेक्स्ट आइडेंटिफाई 6 प्रमाण, मतलब उन्होंने 6 प्रमाण को आइडेंटिफाई किया है। जो कुमारीला भट्ट है उसने रिकॉग्नाइज किया है 6 प्रमाण को, कौन से हैं वो, परसेप्शन जिसको प्रत्यक्ष बोलते हैं संस्कृत में, इन्फ्रेंस अनुमान, कंपैरिजन एंड एनोलॉगी उपमाना, वर्ड टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स शब्द, और पोस्टुलेशन, डराइवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसिस, अर्थपति,
नॉन परसेप्शन, नेगेटिव, कॉग्निटिव प्रूफ, अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये 6 प्रमाण थे जिनको माना गया है इंडियन लॉजिक में। सो यहाँ से आप देखिए, जो चरवाका स्कूल है ऑफ हिंदूनिज्म, तो उसने जो चरवाका स्कूल है वो किसका है? हिंदूनिज्म का है। उसने सिर्फ एक ही परसेप्शन को माना है और वो है परसेप्शन। ठीक है, एक ही प्रमाण को माना है, वो है परसेप्शन, कि उनके अकॉर्डिंग जो परसेप्शन है वो ही रिलायबल सोर्स है नॉलेज का। ठीक है, बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म में 2 माना है, परसेप्शन और इंटरफ्रेंस। ठीक है, जो बुद्धिज्म है उन्होंने 2 प्रमाण माने हैं, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। चरवाका ने सिर्फ 1 माना है, परसेप्शन। बुद्धिज्म ने 2 माने हैं, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। जैनिज्म ने क्या है? 3 माने हैं। कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब वो शब्द। ठीक है, जैनिज्म ने क्या है? 3 माने हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमोनी। तो चरवाका ने सिर्फ 1 माना है, परसेप्शन। बुद्धिज्म ने 2 माने हैं, पीआई मतलब परसेप्शन और इन्फ्रेंस। जैनिज्म ने 3 माने हैं, पीआईटी माना है जैनिज्म ने। पी मतलब परसेप्शन, आई मतलब इन्फ्रेंस, टी मतलब टेस्टिमोनी। तो आप ऐसे याद रखिए, चरवाका ओनली पी मतलब परसेप्शन, बुद्धिज्म पीआई परसेप्शन इन्फ्रेंस, जैनिज्म परसेप्शन इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमोनी। मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म मतलब मीमांसा और अद्वैता जो वेदांता हैं, उन्होंने 6 के 6 जो प्रमाण है उनको माना है। होल्ड्स ऑल 6 आर यूजफुल कैन बी रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज। मतलब मीमांसा और अद्वैता वेदांता ने 6 के 6 प्रमाण माने। अगर ये पूछा जाए आपसे कि किसने 6 के 6 प्रमाण माने, तो वो मीमांसा, अद्वैता और वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है। ठीक है, न्याय स्कूल्स एपिस्टोमोलॉजी एक्सेप्ट 4 आउट ऑफ 6 प्रमाण। मतलब जो न्याय स्कूल है उसने सिर्फ 4 प्रमाण माने 6 में से, जो है प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो न्याय ने क्या माना है? PAUT बोलना आप, यहाँ शब्द टेस्टिमोनी आ जाएगा, तो PAUT। ठीक है, PAUT माना है न्याय ने, PAUT न्याय ने माना है। जैनिज्म ने क्या माना है? PIT मतलब परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमोनी। बुद्धिज्म ने क्या माना है? परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, PI। और चरवाका ने ओनली P। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। न्याय ने क्या माना है? माना है PAUT माना है न्याय ने। मीमांसा और अद्वैता वेदांता में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उन्होंने ऑल 6 माने हैं। जैनिज्म ने PIT। ठीक है, PIT, जहाँ पे P के साथ A आ जाए वो माना है न्याय ने, और जैनिज्म ने PIT। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा क्वेश्चन वाला। वैशिका ने कौन सा माना है? प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस। प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस, PI। वैशिका ने भी PI माना है, और किसने माना है PI को और माना है बुद्धिज्म ने। ठीक है, सांख्या अकॉर्डिंग टू सांख्या स्कूल नॉलेज इज पॉसिबल थ्रू 3 प्रमाण। जो सांख्या जो स्कूल है उसने सिर्फ 3 प्रमाण माने हैं, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द मतलब टेस्टिमोनी, PAT। ठीक है, PAT माना है सांख्या ने, PAT सांख्या ने माना है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और टेस्टिमोनी आती है। वैशिका ने 2 माने हैं, और किसने माने हैं 2? और बुद्धिज्म ने 2 माने हैं, और 3 और किसी ने भी माने हैं ना। 3 और किसने माने हैं? 3 माने हैं, और 3 जैनिज्म ने माने हैं। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा, मैंने सारे के सारे बता दिए हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है। निम्न में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शक में स्वीकार किए गए हैं? तो उसने माना है प्रत्यक्ष और अनुमान को, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने क्या माना है? अध्यास, अपोहा यहाँ इन्फ्रेंस है, अभाव, अर्थपति, प्रत्यक्ष, शब्द। तो बुद्धिज्म ने माना था, बुद्धिज्म ने मैंने बताया था इन्फ्रेंस माना था, और क्या माना था? प्रत्यक्ष माना था। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा इन्फ्रेंस और प्रत्यक्ष, मतलब इन्फ्रेंस हो गया हमारा, अपोहा बी हो गया हमारा, बी और ई, मतलब थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे यहाँ से।
बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित में से किसको स्वीकार किया है? तो यहाँ से जो ऑप्शन सही होगा वो है हमारा प्रत्यक्ष और अपहो। अपहो मतलब हमारा इन्फ्लुएंस और प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष। तो यहाँ से हमारा बी और ई राइट हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्गूमेंट? तो लॉजिकल आर्गूमेंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग: जस्टिफाइड एंड अनजस्टिफाइड, ट्रू एंड फॉल्स, वैलिड एंड इनवैलिड, वेरीफिएबल और नॉट वेरीफिएबल। तो ये होता है हमारा वैलिड और इनवैलिड। या तो कोई जो भी हमारी स्टेटमेंट है या फिर जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। तर्कसंगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। तो वो हमारा या तो वैध होगा या अवैध होगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन CD रोम? CD रोम की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। तो CD रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? CD रोम की जो फुल फॉर्म है वो है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा थर्ड ऑप्शन में है। ऊपर काउंट है तो काउंट तो हमारा वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। नीचे क्या है? कंपैक्ट डिस्क रन ओनली, तो रन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रीड होता है, रन नहीं होता है। और लास्ट में क्या है? काउंट। काउंट तो हमारा पहले हो गया क्योंकि कंपैक्ट होता है। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मल्टीमीडिया कंप्राइज ऑफ, तो मल्टीमीडिया किससे कंप्राइज होती है? मतलब मल्टीमीडिया के घटक पूछा है। टेक्स्ट एंड ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो, वीडियो ओनली, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। तो जो मल्टीमीडिया कंप्रेस होती है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सबसे होती है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मल्टीमीडिया के घटक हैं टेक्स्ट और ऑडियो, वीडियो, ऑडियो केवल, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही मल्टीमीडिया के घटक हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेज ऑफ, तो जो मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है उसमें शामिल हैं ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल द अबव। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही, सॉरी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑल ऑफ द अबव होता है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें ऑनलाइन लर्निंग भी आती है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, वेब बेस्ड लर्निंग भी आती है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हैं ऑनलाइन अधिगम, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम, वेब आधारित अधिगम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड राइट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। ई कॉमर्स कंपनीज रिक्वायर पर्सनल डाटा टू सर्व द स्टेक होल्डर्स बेटर सर्विस। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बेटर सर्व देने के लिए जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं उनको रिक्वायर्ड होती है पर्सनल डाटा की। बिल्कुल सही है, पर्सनल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पर्सनल डाटा के अकॉर्डिंग ही वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टेक होल्डर्स को कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। तो वो उन्हें पर्सनल डाटा से ही पता चलता है। सेकंड क्या है, जैसे क्या है कि गूगल ले लो, गूगल का एग्जांपल देती हूँ मैं। गूगल में आप अगर कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग सर्च करोगे तो आपको एजुकेशन के ही एडवर्टाइजमेंट आएंगे। और अगर आप एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग कुछ सर्च करोगे तो आपको एंटरटेनमेंट के ही ऐड आएंगे। तो ये होता है मतलब ई कॉमर्स की जो कंपनीज होती हैं ना वो पर्सनल डाटा को की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टेक होल्डर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रीज़न क्या है? इन दिस प्रोसेस प्राइवेसी में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल सही है क्योंकि इस प्रोसेस में प्राइवेसी कई बार क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। हमें अपने पर्सनल डाटा देने होते हैं और जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो हमारे पर्सनल डाटा को उन साइट से लेकर कुछ मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ये हिंदी वालों के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डाटा की जरूरत होती है। बिल्कुल व्यक्तिगत डाटा की जरूरत होती है। बिना व्यक्तिगत डाटा के वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो उनके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको क्या मतलब जो उनके हितधारक होते हैं उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है वो उन्हें उनके पर्सनल जो डाटा होता है, व्यक्तिगत डेटा होता है, उससे ही पता चलता है। इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इज ए, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, स्नेक। तो स्नेक तो वैसे भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो पाइथन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ से हमारा सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड पे दे रखा है ए ऑप्शन। पाइथन एक क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। तो इनमें पूछा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ होता है, मतलब सीक्वेंस में लगाना है वो डिक्रीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा एशिया में होता है। एशिया में कितना होता है, एशिया में हमारा 17,269 मिलियन मीट्रिक टन होता है। ठीक है, 17,269 मतलब 17,269 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, वो एशिया में होता है। तो हमारा एशिया सबसे पहले आएगा। एशिया हमारा कहाँ है, एशिया हमारा बी में सेकंड ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में है। तो 2 तो हमारे थर्ड एंड फोर्थ तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं, फिर होता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कितना होता है, नॉर्थ अमेरिका में जो होता है वो 5,975 मिलियन मीट्रिक टन होता है। तो इसके बाद एशिया और अफ्रीका, एशिया और अमेरिका, तो 1 में भी हमारे एशिया है और अमेरिका भी है, सेकंड में भी एशिया है और अमेरिका है। सी फिर होता है हमारे यूरोप में। यूरोप में हमारा जो होता है 4,110 मिलियन मीट्रिक टन होता है। तो यहाँ से हमारा सी हो गया। तो बी डी सी ए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लास्ट में अफ्रीका में जो होता है, अफ्रीका में होता है 1,308 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन होते हैं ना, उसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या आता है, अवरोही क्रम में आता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले कहाँ था, एशिया में था, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड विसेड मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुए थे उसके जो ग्लोबल पार्टनरशिप हुई थी उसमें डेवलपमेंट के लिए किस नई टेक्नोलॉजी को मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो नीचे दी गई हैं उनमें से बताना है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब वो मिला है, बेनिफिट मिला है, वो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए, विकास हेतु वैश्विक जो सहभागिता के सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराने का अभिकल्पित है, सूचना और संचार, कृत्रिम प्रज्ञा, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, ठोस अभिशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी। तो वो है हमारा सूचना और संचार, और ये हमारा मतलब 8 गोल है, 8 गोल है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। द ग्लोबल एमिशन ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर मैक्सिमम इन द केस ऑफ। तो मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं जो ग्लोबल एमिशन होता है मतलब बाय वेट के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होता है नेचुरल सोर्स का, वो मैक्सिमम कौन से केसेस में होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो। यहाँ पर मैच करना है पोल्यूटेंट एंड उनके सोर्सेज से। तो वाटर पोल्यूटेंट, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, तो वो हमारा होता है पेपर मिल्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट से। तो ए का 4 सब में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा है प्लांट न्यूट्रिशंस जो हमारा होता है वो होता है मॉडर्न वॉशिंग पाउडर्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ से। तो
तो प्लांट है तो एग्रीकल्चर रन ऑफ से भी होगा, और मॉडर्न जो वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं पानी में मिला देते हैं फिर उसको खेतों में छोड़ देते हैं तो उससे भी होता है। तो बी का हो गया हमारा सी। ठीक है, बी का हमारा सेकंड हो गया, ए का 4 हो गया, बी का हमारा सेकंड हो गया। फिर हमारा सी एसिड। एसिड का हमारा क्या होता है, एसिड हमारा होता है माइन जो ड्रेनेज होती है, माइन जो ड्रेनेज होती है वो हमारे एसिड से होता है। तो सी का हमारा 1 हो गया, और डी का हमारा थर्ड हो गया। पॉली जो क्लोरोनेटेड बायफिनाइल्स होती हैं, पॉलीक्लोरोनेटेड बायफिनाइल्स, वो हमारा डी का 1 हो गया, सॉरी डी का थर्ड हो गया। वेस्ट इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डम्प्स, मतलब ऑक्सीजन जो डिमांड से होता है वो पेपर मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ए का 4 हो गया। फिर बी का 2 हो गया, प्लांट न्यूट्रिशंस जो होते हैं मॉडर्न वॉशिंग पाउडर्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया। फिर सी का 1 हो गया, एसिड हमारा माइन ड्रेनेज है, और जो पॉलीक्रोनेटेड बायोफिनाइल्स होती है वो हमारा वाटर इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डम्प्स होते हैं। तो यहाँ से हमारा डी का थर्ड हो गया, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय हैं वहाँ पर वो होते हैं जहाँ पर पेपर मिल होती हैं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ होती हैं, जहाँ पर मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह होती है ना, वहाँ पर होता है, क्योंकि फूड जो बनता है वो उसमें पानी से ही होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो होगी अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय हैं पेपर मिल्स और जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। तो ए का हो गया 4। पादप मोषक तत्व, तो ये हो गया बी का 2, मतलब जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, कृषि अपक्षय होती है वो पादप पोषक तत्व से होते हैं। सी का 1, अम्लीय हो गया खान अप 1, और डी का हो गया हमारा थर्ड, पॉलीक्रोनेटेड बायफेनाइल्स जो होते हैं वो अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल से होते हैं। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिस्पाइट इंक्रीजिंग वेलुनरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स मैनी कम्युनिटीज रिसिस्ट अडॉप्टिंग मिटिगेशन प्रोग्राम्स एंड मेजर्स, मतलब यहाँ पर ही बोला है जो नेचुरल डिजास्टर के बावजूद भी जो मैनी कम्युनिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ होती हैं वो बचती हैं जो मिटिगेशन जो प्रोग्राम होते हैं और मेजर्स से। ठीक है, सेकंड हमारा बोल रहा है मिटिगेशन इज ऑफन परसीव्ड बाय कम्युनिटीज एज बीइंग इनकम्पैटिबल विद देयर कल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि जो मिटिगेशन होता है काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसको इनकम्पैटिबल मानती हैं अपने जो कल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए सही है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि उसका कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जो मिटिगेशन प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनका कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उनका मोटिव नहीं होता है कि कल्चर को कुछ मतलब आघात पहुंचाए। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो ए इज़ करेक्ट हो जाएगा और आर इज़ नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इसको एक बोझ मानते हैं इस वजह से। ठीक है, उनको लगता है कि इन कार्यक्रमों को उपायों को हम फॉलो करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, या फिर काफ़ी लोगों का मन ही नहीं करता है, तो ये कारण होता है। ये नहीं होता है कि समुदाय न्यूनीकरण को प्राय अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं, ये नहीं होता है, ये कल्चर विरोधी नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा ए सही हो जाएगा और आर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी मतलब खुली जो भारत का मुक्त विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था ओपन यूनिवर्सिटी को, 1980, 1982, 1985, 1986, तो वो हुई थी 1985 में, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, और वो थी हमारी डॉक्टर भीमराव, सॉरी ये जो हुई थी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी जो हमारी वो 1982 में हुई थी, और वो थी हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली जो यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद में, वो हमारी 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी और वो हमारी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी। और जो हमारी मतलब इग्नो है ओपन यूनिवर्सिटी वो 1985 में आया था। ठीक है, तो इग्नो आया था 1985 में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली थी वो 1982 में आई थी, तो यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो 1982 में हुई थी।
ये हमारा 47 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और बचेंगे। वो वाले क्वेश्चन मैं डीआई और जब आरसी की वीडियो लेके आऊँगी कल या परसों कभी भी, तो उसके साथ इंक्लूड कर दूँगी। आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो एडिट नहीं हो पाए हैं, पता नहीं कैसे, मैंने तो किए थे बट वो हो ही नहीं पाए हैं, इंक्लूड नहीं हो पाए इसमें पीडीएफ में, तो वो वाले मैं तब इंक्लूड कर दूँगी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। तो जो एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन होता है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज को मतलब फॉलो करता है। तो टेली कॉन्फ्रिंग जो होती है हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वो हमारी टेली जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो हमारा एसिंक्रोनियस नहीं सिंक्रोनियस होता है, क्योंकि एसिंक्रोनियस वो वाली कम्युनिकेशन होता है जो क्या है कि हम मैसेज डाल देते हैं और उसको जब भी जो रिसीवर होगा जब भी उसको टाइम मिलेगा वो पढ़ लेगा। लेकिन जो सिंक्रोनियस होती है कम्युनिकेशन वो सेम टाइम होता है, मतलब जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी या फिर वीडियो कॉल होगी, मतलब हमने मैसेज डाला और सेम टाइम उसने पढ़ लिया और सेम टाइम उसने फीडबैक दे दिया, ठीक है, तो वो हमारी सिंक्रोनियस होती है। वर्चुअल क्लासरूम हमारा सिंक्रोनियस होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर है हमारा वीडियो चैट भी हमारा क्या होता है, वीडियो चैट हमारा वो होता है सिंक्रोनियस होता है, एसिंक्रोनियस नहीं होता है। ब्लॉग्स हमारा एसिंक्रोनियस होता है, क्योंकि उसमें हम जो भी मैसेज होता है जो भी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं डाल के छोड़ देते हैं, और जो रिसीवर होता है जब उसे टाइम मिलता है जब उसका मन करता है जब वो उसको देखता है। डिस्कशन बोर्ड ये भी हमारा क्या है कि डिस्कशन जो बोर्ड होता है वो भी हमारा वैसे तो सिंक्रोनियस होना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन जो बोर्ड हो रहा है एक टाइम पे हमने मतलब बात की फिर उसका फीडबैक मिला, फिर बात की फिर फीडबैक मिला, बट इसमें क्या है कि कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसमें हमें डिस्कशन बोर्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये इसको इसमें एसिंक्रोनियस बता रखा है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये सिंक्रोनियस होना चाहिए क्योंकि सेम टाइम रिप्लाई मिल रहा है इसमें। व्लॉग भी हमारा असिंक्रोनियस होता है, तो DAF तो हमारा डेफिनेटली एसिंक्रोनियस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। तो ई में भी इन्होंने सिंक्रोनियस कर रखा है, ई भी इन्होंने असिंक्रोनियस कर रखा है, बट ई सिंक्रोनियस होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है राइट है, थर्ड है, तो यहाँ से हमारा DEF सही हो गया। तो यहीं पे ये वीडियो मेरी ख़त्म होती है, आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी DI 24 सितंबर का, और RC 24 सितंबर 2020 की अभी रह रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।